बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग इस वक्त प्रेजेंट हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये 3 कंटेंट्स को कवर किया था। सबसे पहले हमारे पास था मशीन लर्निंग। हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ अ मशीन लर्निंग। उसके बाद हमने ये देखा था कि मशीन लर्निंग के अंदर हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, यानी कि अगर लर्निंग का मैकेनिज्म है तो क्या मेमोराइजेशन और लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हम एक ही कह सकते हैं या आर दे डिफरेंट, ये हमने देखा था। और इसके अलावा थर्ड हमने देखा था कि एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं या एल्गोरिदम की टाइप्स कौन सी होती हैं लर्निंग मैकेनिज्म के एस्पेक्ट से, और वो हमने 4 देखी थी। पहली हमारे पास थी सुपरवाइज लर्निंग थी, फिर हमारे पास थी सेमी सुपरवाइज, उसके बाद हमारे पास थी अनसुपरवाइज, और लास्ट में हमारे पास थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना है कि सुपरवाइज लर्निंग अगर हमारे पास होती है तो हमने उस सुपरवाइज लर्निंग को किस तरीके से प्रोसीड करना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, और उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज परसेप्ट्रॉन्स। सुपरवाइज लर्निंग को देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ऐसा लर्निंग मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमें कंप्लीट सुपरविजन की जरूरत होती है किसी भी गोल को या टास्क को अचीव करने के लिए। अब ये तो एक जर्नल टर्म में हमने बात की थी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम काम किस तरह से करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लेबल्स पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ डेटा प्रेजेंट होता है, उसकी हम लेबलिंग कर देते हैं, यानी कि हर डेटा को कुछ नाम दे देते हैं। उन नामों की बेस पे हम क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है हम उसकी लर्निंग करवा रहे होते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाती है, जैसे जैसे आइट्रेशंस होती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा डेटा ट्रेंड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने गोल के करीब या अपने रिजल्ट्स के करीब तर आ जाते हैं। In supervised learning, our task is to give data to a function from labeled training data. The training data consists of a set of training examples. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है जिसको हमने ट्रेन करवाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं, और वो सिस्टम उन एग्जाम्पल्स को देख के, उन एग्जाम्पल्स की जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई होती है या जो मैकेनिज्म यूज हुआ होता है, उसी मैकेनिज्म को हमारे न्यू डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है। और बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एग्जाम्पल्स हमें क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट्स वो आ जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं सुपरवाइज लर्निंग। इन सुपरवाइज लर्निंग ईच एग्जाम्पल इज अ पेयर consisting of an input object and a desired output value। हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, इनपुट्स की फॉर्म में। आगे जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि पेयरिंग का मतलब क्या होता है। और डिजायर्ड आउटपुट अगर हमारे पास वैल्यूज की फॉर्म में आती हैं तो वो किस तरह से आ रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम एनालाइजेस द ट्रेनिंग डेटा and produces an inferred functions which can be used for mapping new examples। अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स मौजूद होती हैं जिनको हमने ऑलरेडी ट्रेंड कर दिया होता है। उन एग्जांपल्स को हम लेते हैं और अपने सिस्टम में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा सिस्टम उन एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करता है, और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने जो नया डेटा दिया होता है उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी लर्निंग इंक्रीज होती जाती है नंबर ऑफ आइटरेशंस के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में जाके हम अपनी डिजायर्ड आउटपुट वैल्यूज को अचीव कर लेते हैं। अब हम आते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच दैट मॉडल्स ह्यूमन ब्रेन and consist of a number of artificial neurons. Neurons in ANN tend to have fewer connections than biological neurons. अब जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो ये वो मैकेनिज्म है या ये वो लर्निंग मैकेनिज्म है जो हमने एडॉप्ट किया है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जितने भी कनेक्शंस बने हुए हैं या ह्यूमन ब्रेन की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो सारी की सारी न्यूरॉन्स की वजह से हुई हुई है।
कोई एक डेटा भी या कोई सिग्नल अगर हमने ब्रेन से बाकी बॉडी तक पास करना होता है, वो हम किसकी मदद से करते हैं? वो हम न्यूरॉन्स की मदद से करते हैं। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में कनेक्शन एक इस्टेब्लिश होता है। उस कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि सिग्नल्स हमारे पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रही होती है। इन केस अगर ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसफर होना बंद हो जाए या ये कनेक्शन दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो था वो ब्रेक हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हमारे सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक नहीं जाते हैं। और जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स नहीं जाएंगे, तो मैसेज पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पर रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि ब्रेन सिग्नल्स इशू कर रहा होता है कि किसी बॉडी पार्ट को मूव करना है या कोई काम करना है, लेकिन सिग्नल्स आगे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक रीच ही नहीं करते हैं, पहुंचते नहीं हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को आम अल्फाज में हम पैरालाइज कह देते हैं। ऐसा पर्सन जो पैरालाइज हो जाता है। और ये पैरालाइज होना यही चीज है कि हमारी न्यूरॉन्स में से सिग्नल्स उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास आपको राइट साइड पे जो पिक्चर नजर आ रही है, ये ह्यूमन न्यूरॉन्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से लिया गया है, बहुत ज्यादा जूम इन करके। यहाँ पे आप देखें, a large number of very simple neuron like processing elements। हमारे पास न्यूरॉन्स किस फॉर्म में होते हैं? ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, करोड़ों अरबों की तादाद में होते हैं। और उनका असल काम क्या है? प्रोसेस करने का है। a large number of weighted connections between the elements। अब यहाँ पे weighted connections का हमने नाम लिया। weighted connections का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जब हमारा मैसेज आहिस्ता आहिस्ता पास होता है, तो उसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती है। अगर हम अपने मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स की भी बात करें, उन सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ होता है? हमने बूस्टर्स यूज किए हुए होते हैं, या जिनको हम टावर्स कहते हैं। उन टावर्स की वजह से क्या होता है, जब सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर की तरफ जाता है इन मोबाइल कनेक्शंस में भी, तो हम क्या करते हैं, सिग्नल जो वीक हो रहा था वो ऑटोमेटिकली एकदम से बूस्ट हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं एम्पलीफाई हो जाता है। इसी वजह से अगर हम लाहौर बैठ के कराची भी अपना मैसेज पास करते हैं, तो वो हमारा सिग्नल उसी इंटेंसिटी के साथ वहां पे ये मैसेज पहुंच जाता है। और उसकी रीजन भी यही है कि दरमियान में हमने अपने उन वेटेड कनेक्शंस के लिए बूस्टर्स लगाए हुए थे। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर होता है, हजूम होता है, या ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन जैसे ही मैसेज दूसरे न्यूरॉन को पास करता है, दूसरा न्यूरॉन किसी थर्ड न्यूरॉन को पास करता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स तक वो सिग्नल पास होते जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस न्यूरॉन ने जो मैसेज पास किया था उसकी इंटेंसिटी या उसके सिग्नल की इंटेंसिटी वीक हो जाए। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर हमने वेटेड कनेक्शंस लगाए हुए होते हैं, और ये वेटेड कनेक्शंस क्या करते हैं, जो पीछे से सिग्नल आया था उसको दोबारा से नए वेट्स असाइन करता है, और उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी को अगेन एम्पलीफाई कर देता है या हाई कर देता है, और फिर उसको नेक्स्ट न्यूरॉन पे फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाईली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। हाईली पैरेलल का मतलब ये है कि एक न्यूरॉन हो सकता है आगे कोई 10 to 20 मजीद न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहती हूँ कि मैंने मैसेज पास किया है अपने ब्रेन से कि मैंने अपने दोनों लेग्स को मूव करना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी लेफ्ट बॉडी के भी बहुत सारे न्यूरॉन्स की तरफ मेरा मैसेज पास हुआ है, और मेरी राइट साइड वाली बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स के ऊपर मैसेज पास हुआ है। और ये सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे डेटा को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल काम हो रहा था, इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाईली पैरेलल। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल का मतलब ये है कि आप ये देखो, लेफ्ट साइड पे भी वही टास्क हुआ कि मैसेज पासिंग का काम, और राइट साइड पे भी वही काम हुआ, मैसेज पासिंग का काम। तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। के सेम टाइम पे मैसेज हमारा दोनों लेग्स पे पहुंचा, और दोनों लेग्स ने एक साथ मूव करना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट आ जाता है एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए, ये सारा काम ऑटोमेटिक है। बाज़ औक़ात हम एकदम से कोई ऐसा टास्क या ऐसा जेस्चर या पोस्चर दे देते हैं जो बहुत एब्रप्ट होता है। जैसे
अगर आपके सामने आप चल रहे थे और आपके सामने कोई एकदम से आ गया, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करते हैं? आप एकदम से रुक जाते हैं या एकदम से अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। ये क्या था? ये आपका ऑटोमेटिक एक्शन था। और इसी ऑटोमेटिक एक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगेन, ये आपका न्यूरल नेटवर्क्स कंट्रोल कर रहा होता है। और ये तभी कंट्रोल करेगा प्रॉपरली या बिल्कुल ठीक तरीके से जब सारे कनेक्शंस का आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई न्यूरल नेटवर्क्स। हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज क्यों करते हैं, ये इसका फायदा क्या है? अगर तो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर आप देखें, हम अपने ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन का जो न्यूरल कनेक्शन है वो तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर उसके अंदर माइनर चेंज भी आता है या माइनर प्रॉब्लम भी आता है या उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है, तो उसकी वजह से हमारा कोई भी बॉडी पार्ट बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है या इफेक्ट होता है, जिस चीज को अगेन अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि हम उस चीज को पैरालाइज कहते हैं या फालिज कह देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसी चीज को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसका हमें क्या फायदा होगा? Solving problems under the constraints similar to those of the brain may lead to solutions to artificial intelligence problems that might otherwise be overlooked. अब आप ये देखो कि एक तरफ जब हमने एक दफा ये चीज कह दी कि एआई का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ह्यूमन माइंड से लिया हुआ है, और ह्यूमन माइंड की फंक्शनैलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है? ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। और ह्यूमन ब्रेन इटसेल्फ क्या है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर जितने भी ब्रेन के या माइंड के हमने टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस की वजह से ही है। तो उसी चीज को जब हम एआई में इम्प्लीमेंट करते हैं, एजेंट्स के अंदर करते हैं या रोबोट्स के अंदर करते हैं या इंटेलिजेंट मशीन्स के अंदर करते हैं, तो वहां पर भी जब हमने बहुत माइनर या बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रॉब्लम्स को देखना है तो उसके लिए हमें न्यूरल नेटवर्क्स की ही जरूरत पड़ रही होती है। Individual neurons operate relatively slowly but make up for that with massive parallelism. न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक चीज तो ये है कि जब हम बार बार बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का इटसेल्फ मतलब ये है कि क्लस्टर या ग्रुप होना। कभी भी सिंगल न्यूरॉन सही से काम नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है। उसको लाजमी तौर पे ग्रुप की जरूरत है या पार्टनर्स की जरूरत है ताकि वो अपने टास्क को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। और वही चीज इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर हम सिंगल न्यूरॉन की बात करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी रिलेटिवली स्लो हो जाएगी या उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा रिलायबल या अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर टू अगर हम ग्रुप की बात करते हैं या क्लस्टर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा पार्ट आ गया है ह्यूमन न्यूरॉन की। अगर हम बात करें तो ये उसका स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखो, आपको दो ब्राउन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनके थोड़े से पार्ट्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है ब्लू सा जो है वो न्यूक्लियस है, और जो आपको ये ब्राउन ऑरेंज सा कहा गया है ये डेंड्राइट्स है किसी एक न्यूरॉन के। अब इन डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? ये जो आप देखें आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो शाखे से निकली हुई है। इन डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं या उनके एक्सॉन्स हैं उनको आपस में पकड़ के रखना या उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। ये आप कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन का फ्रंट पार्ट है या उसका फेस है, बॉडी है ओरिजिनली। उसके बाद आपको एक टेल सी नजर आ रही होगी जिसकी पार्टीशनिंग की हुई और जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इस टेल के लिए स्पेसिफिक नेम हम यूज करते हैं एक्सॉन का। ये वो पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और पास होते हैं किसी दूसरे न्यूरॉन की तरफ। और आप ये देखो, इस इलेक्ट्रिकल टेल की अगर हम बात करते हैं उसके लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा लिखा गया है ब्लू सा जो स्टेम्स हैं, शाखे से निकली हुई है, एक्सॉन टिप्स लिखा हुआ है। इस एक्सॉन टिप का मतलब ये है कि एक न्यूरॉन की ये एक्सॉन टिप और दूसरे न्यूरॉन का फ्रंट पार्ट जिसको हमने डेंड्राइट्स कहा था, ये दोनों आपस में अपनी इन शाखों की मदद से आपस में जुड़ जाते हैं और ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है? सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चला जाता है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही होगी, ये जो टेल का एंड था जिसको हमने एक्सॉन टिप कहा था और जो नेक्स्ट न्यूरॉन का पार्ट आपको नजर आ रहा है डेंड्राइट का, और ये जो आपस में कनेक्टेड हुए हैं,
इसके दरमियान में रेड सा सर्कल बना हुआ जिसको उन्होंने साइनैप्स कहा है। ये साइनैप्स वो जगह होती है जहां पे सिग्नल एक से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और यही वो सेंसिटिव एरिया है जहां पे बाजुकात फेलियर अराइज होता है। अगर आपने सिग्नल पास किया और ये साइनैप्स के दरमियान में अगर साइनैप्टिक गैप आ जाता है, क्या मैंने कहा अगर इन साइनैप्स के अंदर साइनैप्टिक गैप आ जाता है। साइनैप्टिक गैप क्या होता है? आपके एक्सॉन टिप और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान में फासला आ जाए, अगर इस फासले की वजह से क्या होता है, इस साइनैप्टिक गैप की वजह से मैसेज पास ही नहीं होता एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की वजह से, और सिग्नल्स अल्टीमेटली क्या होते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये उन्होंने उसकी वर्किंग बता दी है, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ी सी। Each neuron has branching from it a number of small fibers called dendrites. उन्होंने वही जो शाखे मैंने आपसे कहा था ब्रांचिंग जिसको हम कह रहे हैं, इनको हमने डेंड्राइट्स कह दिया, एंड अ सिंगल लॉन्ग फाइबर द एक्सॉन जिसको हमने टेल कहा था। फिर नेक्स्ट आ जाता है द एक्सॉन इवेंचुअली स्प्लिट्स एंड एंड्स इन अ नंबर ऑफ साइनेप्सेस। जो एक्सॉन की टिप्स थी उसको उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है डिफरेंट साइनेप्सेस के अंदर, अगेन ब्रांचेस के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया है, which connects the axon to the dendrites of other neuron. अगेन वही बात कि साइनेप्सिस को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट किया जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स अकर्स अलोंग दीज पाथ्स, ठीक है ना, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो इन्हीं पाथ्स के दरमियान में हो रही होती है। When the electric potential in a neuron rises above a threshold, the neuron activates, यानी कि सिग्नल्स की एक इंटेंसिटी लेवल सेलेक्ट कर लिया जाता है, और अगर हमारे पास जो डेटा आया है उसके सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, अगर वो उस थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं, तब वो पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है डेटा को लेने में और उसको आगे फॉरवर्ड करने के अंदर। अगर आपके जो सिग्नल्स आए हैं वो उस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हैं, यानी कि सिग्नल्स उस थ्रेशोल्ड लेवल को अप्रोच कर ही नहीं रहे, तब वो पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा, वो स्लीप मोड में ही रहेगा और आपका जो सिग्नल था कम्युनिकेशन के लिए वो आगे पास नहीं होगा। The neuron sends the electrical impulse down the axon to the synapses. Thank you very much.